नमस्कार, विज्ञान जगत के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल्पना कीजिए कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली छोटे बड़े अप्लायंसेस, डिवाइसेस, फिर चाहे वो हमारी स्मार्ट वॉच हो, हमारे एसीज़ हों, हमारे फ्रिज हों, वॉशिंग मशीन्स हों, ऐसी सारी डिवाइसेस हम एक ही जगह से ऑपरेट कर सकते हों, उनको बंद कर सकते हों, चला सकते हों, यहाँ तक कि हमारे घर की लाइट्स तक हम कंट्रोल कर सकते हों। और इसके लिए हमें कहीं फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत ना हो। हम कहीं से भी अपना घर, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी तक को ऑपरेट कर सकते हों। सुनने में साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है ना? लेकिन ये साइंस फिक्शन जैसी ज़िंदगी आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये बहुत आम सुनने वाली बात हो जाएगी। न सिर्फ हमारे घर की ज़रूरतें, घर के अप्लायंसेस, बल्कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की मशीनरी, उनमें यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी, वहाँ काम करने वाले लोग, ये सब चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटेड तरीके से कहीं से भी मैनेज की जा सकती होंगी। अब ये साइंस फिक्शन जैसी ज़िंदगी किस तरह से पॉसिबल है और कैसे इसको अचीव किया जा रहा है? इसके पीछे एक टर्म सुनने को मिलती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, कैसे काम करता है, इससे जुड़ी प्रोज कॉन्स, आने वाले फ्यूचर के लिए इसकी पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के सीनियर प्रोफेसर और रिप्यूटेड एकेडमिशियन डॉक्टर नसीब सिंह गिल। डॉक्टर गिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, शुरू करेंगे हमारे बेसिक क्वेश्चन से कि IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आखिर है क्या, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे ये हमारी रोज़ की लाइफ में यूज़ हो रहा है या होने वाला है? देखिए, जैसा कि IoT अपने नाम से इससे विदित है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास फिजिकल डिवाइसेस हैं, जो भी भौतिक उपकरण हैं, उनको आपका कनेक्ट करने के बाद जो एक तरह का एक नेटवर्क बनता है, उसको हम इंटरनेट के माध्यम से कैसे जोड़ते हैं और उसके अंदर जो डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं, अपनी आम जिंदगी में जो एक एवरीडे लाइफ के अंदर उनका कैसे सदुपयोग हम करते हैं। जैसा कि आपने बतलाया कि जितने भी हमारे होम अप्लायंसेस हैं या हमारे पास जो सेंसर बेस्ड सारी चीज़ें हैं, इन्हीं को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से हम जोड़ते हैं। थिंग्स का मतलब है ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस। और आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसका आगाज़ कब हुआ? जी, ओरिजिनेट कहाँ हुआ? सबसे पहले इस टर्मिनोलॉजी IoT को इंट्रोड्यूस किया केविन एस्टन ने, जो कि एक ब्रिटिशर, आपके एक इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर रहे हैं। वो किसी MIT के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID से संबंधित चीज़ें आपको एक्सचेंज कर रहे थे। तो उस टाइम उन्होंने अकस्मात इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उससे पहले भी कुछ लोगों ने कोशिश की थी कि आपका जैसे वेंडिंग मशीन को इंटरनेट से जोड़ने की, और ये जानने के लिए क्या वो वेंडिंग मशीन में उसमें कुछ उसमें ड्रिंक्स उसमें हैं कि नहीं हैं तो वो ठंडे हैं या गर्म हैं। लेकिन सही कंसेप्ट आपका दिया केविन एस्टन ने। ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आगाज है। जी। एंड कैसे ये टेक्नोलॉजी यूज़ में आने लगी और क्या इसमें एडवांसमेंट्स हो सकती हैं? देखिए, अगर हम आज जो भागती दौड़ती ज़िंदगी में हम देख रहे हैं, और जैसा कि आपने भी बतलाया, स्मार्ट वॉच की बात करते हैं हम, आपके घर के अंदर हम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करने की बात करते हैं। एक समय था जब आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आगाज़ हुआ। उस टाइम शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अगले जो कदम होंगे हमें इस तकनीकी की तरफ लेके जाएंगे। जी। और सही मायने में अगर आप ये देखेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो मकसद था, टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पर्सन एट एनी टाइम। अगर आप IoT की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास सेंसर्स
अगर देखिए मोटे तौर पे जब हम ये देखते हैं कि वायरलेस वाईफाई का आगमन कब हुआ, सन 2000 और 2010 के बीच में ब्लूटूथ और वाईफाई ये चीज़ें आई। उसके बाद आईओटी मोटे तौर पे जब ये सोचा गया कि सिर्फ आपका लिमिटेड रेंज में ना रह के क्या हम आपकी जो कनेक्टिविटी है इन ऑब्जेक्ट्स की दूर भी जा सकती है। जी, जी। आप समझिए, आप ऑफिस में बैठे हुए अगर आपके एक माइक्रोवेव को घर पे कंट्रोल कर रहे हैं या सर्वेलेंस सिस्टम को आप कंट्रोल कर रहे हैं या उन चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं, तो अपने आप में ये एक फिक्शन से कम नहीं लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने स्मार्ट व्हीकल्स की हम बात जब करते हैं, क्योंकि एक जो समय था जब हम बात करते थे, जो टर्मिनोलॉजी को प्रीफिक्स करते थे ई से, जैसे लर्निंग को करते हैं ई लर्निंग, हाँ जी। कॉमर्स के आगे ई लगाया तो ई कॉमर्स, जी। ठीक, अपना फंड ट्रांसफर के आगे ई लगाया तो ई फंड ट्रांसफर। लेकिन आज के समय में हमने इसको प्रीफिक्स करना शुरू कर दिया स्मार्ट से। जी। हम ये कहते हैं स्मार्ट नेशन, या स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, जी, स्मार्ट व्हीकल। जी, और हम सब तो आपके पीछे जो इसका इंसानी दिमाग है वो तो स्मार्ट है ही। जी। अब इसको हम कितना स्मार्ट बना सकते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत सोचने और समझने की बात है। इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये तो हुआ हमारी बेसिक रूटीन लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। अगर हम इसे थोड़ा और सीरियस वे में समझें तो आईओटी कौन से ऐसे फील्ड्स हैं, एरियाज़ हैं, सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी से जुड़े, अगर हम इंडिया की बात करें, जहां आईओटी कारगर साबित हो सकता है या इससे और एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, तो सबसे पहले तो मैं जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र से स्टार्ट करना चाहूँगा। जी। आप मुझे बताइए, एक फार्मर के लिए, किसान के लिए क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा कि किसान को सारी की सारी जानकारी ठीक टाइम पे मिल जाए? अगर मान लो उस खेत के अंदर नमी कम है, उस खेत के अंदर आपकी जो फर्टिलाइजर्स या उर्वरक की कमी है, या उसके अंदर पानी ज़्यादा चला गया है, अगर ये चीज़ें आपको ये चाहता है कि वो चीज़ें उसको खुद नोटिफाई होकर उसको पता लग जाए और वो उसके बाद नेक्स्ट एक्शन भी अपने आप ले ले। जरा समझिए ये चीज़ें आएंगी कैसे? जैसे मैंने बताया ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वहाँ पे कौन सी थिंग्स हैं, कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से उपकरण हैं? सेंसर्स। देखो, टेम्परेचर जो आपके ह्यूमिडिटी सेंसर्स हैं, बिल्कुल उसी तरह से एक्चुएटर्स काम करते हैं। तो अगर आपके थर्मामीटर या आपके एक्चुएटर्स या हमारे पास ह्यूमिडिटी सेंसर्स के माध्यम से वो अगर कनेक्ट होके, क्योंकि मैंने बताया कि डेटा एक्सचेंज होगा जी। आज के टाइम पे, मैं ये कहना चाहूँगा, जब हम डेटा एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं? डेटा इज द न्यू ऑयल, जी, ये मान के चलिए। बिल्कुल। और उसके साथ एक चीज़ और मैं कह देता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। जी। तो जरा आप इसमें इसको समझें कि जिस तरह से आपका एक ऑयल ने एक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इस तरह की शुरुआत की थी, उसी ढंग से हमारे पास जो एक डेटा है, जो डेटा एक्सचेंज है, वो टाइमली फार्मर उस पर एक्शन ले, उसके ढंग से वो सारी चीज़ें, उसको इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है और उसके ढंग से वो सारी चीज़ें वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको मॉनिटर भी कर रहा है और उसको कंट्रोल भी कर रहा है। जी। तो आपकी कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एग्रीकल्चर में सबसे बेहद जरूरी है। और आज के टाइम पे एक शब्द और आ गया है जिनको हम बोलते हैं प्रेसिजन फार्मिंग। जी। ये माइक्रो लेवल, आपकी जो लो लेवल फार्मिंग है, कि अगर आपकी फसल पक गई है, फसल पकने से आप ये देखेंगे कि आपका वो जो ड्रोन कैमराज हैं, जो कैमरा उनसे घूमते हुए आपको देख रहे हैं कि फसल पकी है कि नहीं पकी है, वो चीज़ें इमेजेस आपके पास जो डाटा के रूप में फार्मर के पास आती हैं और उनके बाद सीधा ये मैसेज आ जाता है कि फसल पक गई है। हो सकता है एक रोबोटिक जो फार्मिंग करने के लिए उनकी कटाई उसके ढंग से रोबोट अपने आप ऑटोमेटिकली मूव करें। जी। तो यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, डेटा देना नहीं है, लेकिन उनको खुद ऑटोमेटिकली आपको उसका काम इनिशिएट कर देना, ये भी हमारे पास एक आईओटी के माध्यम से जरूरी है। ये तो रहा हमारे पास सबसे पहला क्षेत्र कृषि। जी, एग्रीकल्चर। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक की।
जी आप मुझे बताइए कि ट्रांसपोर्ट जी कि आपके व्हीकल्स को किस ढंग से कंट्रोल करते हैं। अगर हम ये मान के चलें कि बहुत बारी ये देखा गया कि आपका अभिभावक बड़े परेशान रहते हैं कि उनका वार्ड, उनका बच्चा व्हीकल में कहाँ पे है, तो स्कूल्स ने भी अपने उसके साथ एक टैक्स लगाने शुरू कर दिए कि व्हीकल को ट्रैक कर सकते हैं, जी आपका वार्ड कहाँ पे पहुंच गया है। और बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर जो हमारे पास व्हीकल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड मूव करते हैं, जी उनका आपका जो सामान है या आपका जो सामग्री है वो एक जगह से ठीक जगह पहुंची कि नहीं, वो भी हम उसके ट्रैक कर सकते हैं। जी इसी ढंग से अगर मैं कहूं कि आपकी जो सिक्योरिटी है, सर्वेलेंस है, जो हम ये कहेंगे कि एक पब्लिक सिक्योरिटी के लिए आपने देखा होगा, चाहे वो दिल्ली शहर है, चाहे वो चंडीगढ़ है, चाहे कोई भी सिटी है, उसके अंदर आपके पास 24/7 कैमरास लगे, उनमें वो एक मूवमेंट को देखते रहते हैं, ट्रैक करते रहते हैं, कोई ऐसी गलत गतिविधि ना हो, अगर वो हो तो नोटिस में आ जाए। तो जरा मुझे बताइए, इससे बहुत अच्छा होगा कि आपका इमीडिएटली कंट्रोल रूम के अंदर इंफॉर्मेशन जाके एक तुरंत हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये सर्विलेंस का रहा। इसी तरह से मैं कहूंगा कि आपका एक किसी भी शहर, किसी भी आपका देश के लिए साफ सफाई, जो वेस्ट मैनेजमेंट की बात हम करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में अगर आप ये कहोगे कि ठीक है हमने सारे चीज डस्टबिन भी मुहैया करवा दिए हैं, उसमें लोग उसको यूज भी कर रहे हैं, अब वो डस्टबिन भर गया है, क्या वो भी चीज नोटिफाई हो कि आपके एक अथॉरिटी के पास पहुंच जाए, डस्टबिन को उठवाइए ठीक ढंग से। जैसे आपने एक उदाहरण पहले भी आप जिक्र आपने किया कि घर के अंदर आपका फ्रिज है, अब फ्रिज के अंदर कितने आइटम हैं, कितने खाली हो गए हैं, उसके अंदर कितने कंज्यूम हो गए हैं, ये नोटिफिकेशन भी आपके हाउस होल्ड या आपका उसके घर के मेंबर के पास चला जाए। अगर हमारे पास लाइट घर में जल रही है और वहां घर में कोई है नहीं, तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो ये इस तरह की तमाम चीजें हैं। मैं कहूंगा कि आपका होम नेटवर्किंग की बात करते हैं, हम आपका फार्मिंग की बात करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, हम सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसी तरह से मैं बताना चाहूंगा कि आपका स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी एक जो मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, देखिए डिजिटल इंडिया पहले आया और डिजिटल इंडिया आपके परियोजना के क्रियान्वयन के साथ साथ हमारे पास स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। आपकी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, आपका कंप्लीट गवर्नेंस, कंप्लीट ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें इस ढंग से आपकी इंप्लीमेंट हुई हैं जैसा कि हम परिकल्पना कर रहे हैं कि हमारे स्मार्ट सिटी मिशन ऑफ इंडिया में करीब करीब 100 के करीब हमारे पास स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रहे हैं। उस स्मार्ट सिटी में ये तमाम चीजें हैं जो मैंने आपको बतलाई कि किस ढंग से आपको ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करेंगे, किस तरह से देखिए फ्यूल की कंजम्पशन कम हो, उनकी बचत हो और वो ठीक ढंग से आप उनको हम उसको यूज कर पाएं। ये तमाम चीजें हैं जो हमारे पास आईओटी के माध्यम से हम इसका भरपूर फायदा उठा भी रहे हैं और आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी आपका इम्प्लीमेंटेशन में है। जी जी जी। तो ओवरऑल इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए, उसको ट्रैक अप करने के लिए ये बहुत कारगर साबित होने वाला है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। अब ऑब्वियस है कि इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा एक इकोसिस्टम भी है, तो वो क्या है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए, आपने बिल्कुल एक सही टर्मिनोलॉजी का यूज किया, इकोसिस्टम। देखो इस इकोसिस्टम में, क्योंकि आईओटी एक आइसोलेशन में अकेले में उस टेक्नोलॉजी का कोई यूज नहीं है जी। आज के टाइम पे अगर मैं बतलाना चाहूँ, हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, हमारे पास डेटा साइंस है, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास मशीन लर्निंग है, हमारे पास क्वांटम कंप्यूटिंग है, हमारे पास डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग है। ये तमाम इस तरह की आपकी एक जो इंटररिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे पास एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं जी। अब आप आईओटी के अंदर मोटे तौर पे हम जानेंगे कि इसमें कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक समन्वय है। मैं कहूं कि आपका एक सेंसर डिवाइस है क्या, माइक्रो कंट्रोलर क्या है, एक्चुएटर क्या है, क्योंकि ये चीजें हमारे पास एक तरह के डिवाइसेस हैं जी। अब उसके अंदर अगर मैं कहूं कि आपका जैसे किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर आपकी मशीन कैसे काम करती है,
उस मशीन को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक उसी ढंग से हर डिवाइस, और मैं एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूं जी। कि आज के टाइम पे ये मान के चलिए 2025 में इस समय करीब करीब 19 से 20 मिलियन के करीब, बिलियन के 19 से 20 बिलियन के करीब हमारे पास आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑब्जेक्ट्स हैं। ये मान के चलिए ऑन एन एवरेज जितनी हमारे आपके विश्व की पॉपुलेशन है, ओके, जो 813 करोड़ के करीब है, जी, तो आपका पर पर्सन 2 IoT डिवाइसेस। तो आप जरा समझिए कि ये इतना बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रहा है, जी, उसको किस ढंग से हम उसको कनेक्ट करें, किस ढंग से हमारे पास एक आम जिंदगी के अंदर, एक आम जितने भी हमारे क्षेत्रों के अंदर उसका एक भरपूर अच्छे तरीके से उसका प्रयोग Utilization हो और हमारे पास दुनिया और समाज उसका एक फायदा ले पाए, तो वो हमारे पास इकोसिस्टम का हिस्सा रहेंगे। और इस इकोसिस्टम के अंदर मोटे तौर पे मान के चलिए कि हमारे पास अगर नेटवर्क फास्ट नहीं है, जी, आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, हम 4G और 5G की बात कर रहे हैं, जी, लेकिन अगर विश्व पटल पे देखा जाए हम 6G की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। जी, लेकिन अब 5G की हम बात करते हैं। 5G जी, 5G आज के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी जी, है हमारे गांव तक पहुंचने के लिए। जी, और जो हमारे पास एक नेशनल लेवल के ऊपर जो आपका एक नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जी, जो हमारे पास एक रिक्वायर्ड है, वो काफी हद तक सफल भी हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ कदम और उठाने की जरूरत है, ताकि गांव में अगर आप एक फार्मर की बात करते हैं, हम एक कृषि प्रधान देश की बात करते हैं, तो आपका पूरे रूरल एरिया के अंदर वो कनेक्टिविटी उन फार्मर्स तक, उन स्टेक होल्डर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सबसे पहले जी डॉक्टर गिल, आपका डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस है बीइंग एन रिप्यूटेड एकेडमिशियन, और आपने ये कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, और आपका एक्सपीरियंस जो अगर हम बात करें कि बच्चों के काम आने की अगर हम बात करें, जो यंग जनरेशन है जो अभी करियर बना रहे हैं, तो आपके राय में कि इस फील्ड में आने के लिए या इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए यंग जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है कि इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्या पाथ फॉलो की जाए यहाँ पहुँचने के लिए? देखिए, ये सर्वविदित है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जी हमारे इंडिया में लागू हो चुकी है MHRD के माध्यम से, और हरियाणा उनमें से एक अग्रणीय राज्य है। बिल्कुल। और सभी विश्वविद्यालयों के माध्यम से जो भी हमारे कॉलेजेस हैं, जो भी हमारे कैंपसेस हैं, उनमें हर जगह आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुका है। जी। जैसे मैं अगर छोटा सा एग्जांपल अपने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का लूँ, प्रोफेसर राजवीर सिंह हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं, उनके नेतृत्व में हमारी जो MDU टीम ने एक इतना बढ़िया आज एक इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म NEP 2020 के लिए बनाया है, जी। जिसके माध्यम से हम सभी जितने भी हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनके अंदर जो NEP 2020 के जितने भी प्रावधान हैं, हम सब बच्चों को एक फ्लेक्सिबिलिटी आपकी हर कोर्स में बच्चे को हम दे रहे हैं। ओके। देखिए, अब इसमें एक कई बार क्या होता है, एक आर्ट्स का बच्चा है, आर्ट्स का बच्चा उसका मन करता है कि कुछ, जैसे आपने बताया कि आपको IoT, क्या वो बच्चा आर्ट्स का इसमें IoT सब्जेक्ट ले सकता जी, है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के समय में हमारे पास ये IoT जो सब्जेक्ट है, ये एक तरह का मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ओके। और आर्ट्स का बच्चा जब ये, क्योंकि इसमें 3-4 प्रावधान हमारे पास NEP 2020 के माध्यम से हमारे करिकुलम में दिए गए हैं। हम कुछ कोर्सेज को बोलते हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज, जिनको कोर कोर्सेज भी बोला जाता है, कुछ को बोलते हैं माइनर कोर्सेज, कुछ को बोलते हैं स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, कुछ को बोलते हैं मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज, कुछ को बोलते हैं वैल्यू एडेड कोर्सेज। तो बच्चा अपने कोर कोर्सेज, जैसे एक बच्चा आर्ट्स का है, उसने आपका हिंदी लिया, संस्कृत लिया, ज्योग्राफी लिया, उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो आपका कौन सा वैल्यू एडेड कोर्स लेना चाहता है, कौन सा माइनर कोर्स लेना चाहता है। तो इसमें आपका वो माइनर कोर्स आपका बच्चा इससे रिलेटेड भी ले सकता है। ओके। और जहां तक ये, क्योंकि हर जो ग्रेजुएट कोर्स है UG प्रोग्राम, अब ये 4 साल का हो चला है। हाँ जी।
1 साल के बाद बच्चा एक सर्टिफिकेट कोर्स भी ले सकता है। 2 साल के बाद उसको एक डिप्लोमा कोर्स मिल सकता है। ऑलराइट। 3 साल के बाद उस बच्चे को एक बैचलर डिग्री मिल सकती है। चौथे साल के बाद बच्चे को Honours आपका एक की। ऑनर्स जी। डिग्री मिल सकती है या ऑनर्स विद रिसर्च मिल सकती है, जो कि आपके पीजी प्रोग्राम के एक पहले साल के बराबर होती है। बिल्कुल। तो ये प्रावधान, तमाम प्रावधान ये एनईपी 2020 का हिस्सा है। ओके। मैंने एक यहाँ पे एक जिक्र किया कि आप बच्चों को क्या अवसर होंगे। मेरा ये मानना है कि आज जो 21st सेंचुरी का जो युवा है उसको 3 तरह के स्किल की जरूरत है। सबसे पहला स्किल उसका है कि जो फाउंडेशनल नॉलेज, कि जिस कोर्स का स्टूडेंट, जैसे कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, जी। उस बच्चे को कंप्यूटर साइंस के आपके तमाम वो जो सब्जेक्ट हैं उनका एक वो ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरी चीज जिसको हम बोलते हैं मेटा नॉलेज, वो मेटा नॉलेज जो आपके पहले वाला आपका जो कोर डिसिप्लिन है उसको मीनिंगफुल बनाता है। अगर ये कोई बच्चा ये सोचता है कि इसके अंदर आपका एक क्रिएटिव क्या चीज है, ये आपका समाज के लिए कैसे यूजफुल होगा, जी। तो इसका मतलब जो नवाचार, इनोवेशन और उसके अंदर स्किल और क्रिएटिविटी, इनके माध्यम से इस पर्सपेक्टिव से बच्चा सोचेगा तो वाकई ही वो सब्जेक्ट पढ़ने में भी मजा आएगा बिल्कुल। और उस सब्जेक्ट की उपयोगिता भी आपका विश्व भर में और अपने देश के लिए अच्छे से साबित होगी। बिल्कुल। तीसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्किल जो मान के चलते हैं जिसको बोलते हैं लाइफ स्किल, जी। बच्चे को यह भी पता होना सबसे चाहिए important। कि क्या चीज अच्छी है, क्या गलत है, एथिकल और अनएथिकल। जी। कई बार ये सोचते हैं कि मैंने तो आपका जॉब नहीं करनी, कोई बात नहीं, लाइफ स्किल तो आपने अर्न किया ना, आपने उन चीजों को जाना, वो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म हमारे पास इन्वेस्टमेंट है जो एक हमारे एक समाज के लिए सबसे बड़ी कैपिटल होगी इंडिविजुअल। जी। तो इन 3 तरह के स्किल के लिए अगर मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की बात करूं, प्रोफेसर राजवीर सिंह हमारे वाइस चांसलर के नेतृत्व में हमारे पास सेंटर फॉर करिकुलम एंड डिजाइन डेवलपमेंट है, जी। हमारे पास सेंटर फॉर कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, जी। हमारे पास सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स है, हमारे पास सेंटर फॉर इंक्यूबेशन, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। जी। तो ये देखिए, ये आपके, और मैं मान के चलता हूं कि हर विश्वविद्यालय अपने ढंग से अपने तरीके से इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकता है। हाँ तो जी। अब देखिए, हरियाणा सरकार ने नेस्कॉम के माध्यम से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आईओटी गुरुग्राम के अंदर एस्टेब्लिश किया है। जी। तो क्या उसका भरपूर फायदा हमारे बच्चों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी। इसी एनईपी 2020 के तहत बच्चों को एक इंटर्नशिप और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की भी आपकी एक उनको एक ट्रेनिंग दी ऑप्शन जाती मिल है। जाती है। वो बच्चा इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट कर सकता है। तो जरा मुझे बताइए कि आपका एक बच्चे में उसका क्या आइडिया उसके पास है, उस आइडिया की मेंटोरिंग के लिए हर डिपार्टमेंट के अंदर उसके काउंसलर और मेंटोर्स हैं। जी। उसके बाद फिर हमारे पास बच्चे को देने के लिए एक सीड फंडिंग है जो बच्चे के प्रोजेक्ट को एक इनिशिएट करेगा, और वो हमारे पास सेंटर फॉर इनोवेशन, मैंने बताया जी। दैट इज इंक्यूबेशन, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वो हमारे ऐसे बच्चों को मौका देते हैं। और बच्चे जब आपका एक इंटर्नशिप इंडस्ट्री में आके करते हैं तो उस टाइम आपको बच्चे को ये पता लग जाता है कि जो आपने काम किया वो इंडस्ट्री में कितना अच्छा है, और इस पार्टिसिपेशन को और अच्छा हो, अच्छा करिकुलम बने, हम अपने एलुमनाई को भी और हम अपने इंडस्ट्री से भी लोगों को हम इनवाइट करते हैं। ओके। क्योंकि हमारे पास बहुत, जब तक आपका इंडस्ट्री और एकेडमिया का एक अच्छा कोलैबोरेशन नहीं जी। होगा तो सिलेबस जो करिकुलम है वो भी अच्छा नहीं बन सकता। जी, जी, जी। और जो व्यवस्थाएं हमने बच्चे को एक सही मायने में उस बच्चे की एम्प्लॉयबिलिटी के लिए और एक अच्छा सिटीजन बनाने के लिए अगर हमने प्लान कर रखी हैं, अगर उन ठीक ढंग से उनका क्रियान्वयन नहीं होगा तो निश्चित तौर पे एनईपी 2020 का फायदा बच्चों को नहीं मिलेगा। जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का हमारा जो रोल रहता है वो हमारा सिर्फ एक मात्र डिग्री देने का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत लंबे समय तक ये चीजें चलती रही, पर अब समय आ गया है जब हमें एक कोलैबोरेशन में काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए, आज के टाइम पे हम एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसको हम चौथी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हम जानते हैं, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0, उसके चलते अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, उसके बाद कुछ कंजम्पशन, उसकी अफोर्डेबिलिटी उस ढंग से मैनेज करनी है, इन सभी के लिए ये जो सारी जो तकनीकियां हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, इनका एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है।
और उसके लिए हमारे पास एक स्किल्ड आपकी वर्कफोर्स होना जरूरी है। बिल्कुल। तो स्किल्ड वर्कफोर्स होने के लिए क्या यह जरूरी नहीं है कि हम बच्चों को वो शिक्षा दीक्षा दें जो वाकई ही हमारे आपके फील्ड में हमारी इंडस्ट्रीज को एक उस प्रोडक्टिविटी एक उस ढंग से दिला पाएं और हमारा देश एक इकोनॉमी के लिहाज से बहुत आगे उभरे जी। तो ठीक उसी ढंग से सिर्फ एक गुरुग्राम ही नहीं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करें, उससे पहले बेंगलोर, पुणे, अगर उसकी हमारे पूरे भारतवर्ष की बात करें, हरियाणा में बात करेंगे तो आपका देखिए फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक, सोनीपत भी एजुकेशन आपका बहुत बड़ा हब है। तो यहाँ पे आपका और IMT मानेसर जो गुरुग्राम का हिस्सा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब आपका हरियाणा सरकार के माध्यम से नेस्कॉम और हमारा जो हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसमें इंटरप्रेन्योरशिप जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप हुआ, चाहे हमारे पास आपका उसके लिए इंटर्नशिप हुई, या हमारे पास उसके प्रोजेक्ट्स का हुआ, जो SMEs हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल आपके इंडस्ट्रीज एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए भी बच्चे को एक मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये तो हुई राज्य स्तर की बात कि हरियाणा में क्या हो रहा है। अगर हम इंडिया लेवल की बात करें, सिंस आप पूरी दुनिया घूमे हैं और इस फील्ड के साथ जुड़े हुए बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी, तो इंडियन लेवल पे गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है IoT को बढ़ावा देने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए? देखिए, IoT का इकोसिस्टम तो अपने आप ही मतलब अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव में कुछ नाम देना चाहूंगा। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, हम आपका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। मैं कहूंगा कि जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है तो IoT तो उसका इंटीग्रल पार्ट होगा। आप मुझे बताइए कि आपका कंप्लीट जो ट्रांसपोर्टेशन का है, और मैं एक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा उभर के आ रहा है, हेल्थ केयर। और हेल्थ केयर के अंदर मैं कहूंगा कि हम अपने खुद के स्वयं के डॉक्टर हो सकते हैं। जरा मुझे बताइए, मुझे डॉक्टर पे जाने की जरूरत नहीं है, मेरी कंप्लीट एक्टिविटीज, मेरा अगर मैं मान के चलता हूं जो वेरिएबल डिवाइसेस के माध्यम से, जैसा कि स्मार्ट वॉच काम करती है, यहाँ पे कोई ईयर प्लग या आपका कोई और डिवाइस में लगा दूं, वो मेरा आपका ब्लड प्रेशर, मेरा हार्ट बीट, मेरा आपकी कंप्लीट क्लिनिकल डेटा है, वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर के पास पहुंच रहा है। डॉक्टर से ऑटोमेटिकली कुछ आपकी प्रिस्क्रिप्शन है मेरे पास नोटिफाई हो रही है, तो मैं तो स्वयं का खुद डॉक्टर हो गया। तो आप मुझे बताइए कि आप एक इंटेंसिव केयर यूनिट में, ICU में पेशेंट को कैसे मॉनिटर कर रहे हो? मैंने दो चीजें बतलाई। IoT हमारे पास मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग दोनों बड़ी शानदार तरीके से कर रहा है। अब इसमें मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग आप कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि मेरा बच्चा आपकी क्लास में कैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऑटोमेटिकली एनालिटिक्स के माध्यम से, डेटा एनालिटिक्स काम करती है, उसके माध्यम से बता सकते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस कहां पे कम है। अगर बच्चे की परफॉर्मेंस कम है तो ऑटोमेटिकली मेरी कुछ एडिशनल असाइनमेंट जहां पे कम है उसको खुद उसके पास शूट अप हो जाएगी। यहां तक आपका नियंत्रण है। और जहां तक अगर एक उसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के अंदर कहोगे, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एनालिटिक्स, जो पर्सनलाइज लर्निंग की आपको क्या चाहिए, मैं कहूंगा कि आने वाले समय में किस पेशेंट के लिए कौन सी दवाई आपकी उसके लिए जरूरी है, उसके लिए अलग से ड्रग डिजाइनिंग भी आपको मुमकिन होगा। ये हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के माध्यम से, और ये जितनी आपकी मशरूमिंग अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इनके माध्यम से सारी चीजें आपकी मुमकिन हो पाएंगी। तो ये सारे तमाम इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और जिनके माध्यम से ये चीजें स्वाभाविक होगा कि आने वाले समय में IoT इनकरेज हो रहा है। हाँ जी, इससे जुड़ी मैं कुछ चीजें और बतलाना चाहूंगा हमारे पास जो एक चैलेंज के रूप में उभरी है। जी, मैं वहीं आ रही थी कि क्या चैलेंजेस हैं हमारे आगे जो जिससे हम उभरेंगे तो IoT को और बढ़ावा मिलेगा, हम और यूटिलाइज कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले IoT के क्रियान्वयन के लिए मैंने बताया कि आपका एक जो नेटवर्किंग जो स्पीड है, वो स्पीड वो हमारे पास एक बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं एक आम उसके समझाने के लिए, जैसे छोटी पाइप से अगर हम एक पानी का टैंक फुल करते हैं, एक अगर एक चौड़ी पाइप है उससे फुल करते हैं, और एक बड़े पाइप से करते हैं, ये ठीक उसी तरह से है।
आज के समय में जब हम ये बात करते हैं कि कौन से डिवाइस से डेटा कैसे आ रहा है, जी अगर आपका उसका जो डेटा का आपका जो बैंडविड्थ है, जी जो हमारे पास आपका कंप्लीट, अगर वो हमारे पास कंप्लीट डेटा सुपर ऑफ मोमेंट माइक्रो सेकेंड्स में आ जाए, जो कि अभी आपके पास आवर मिली सेकेंड्स के अंदर है, जी वो हमारे पास आपका ये बेहतर होगा कि हमारे पास अगर 5G एक थॉरोली हर एक गांव तक पहुंच जाए, और उसके बाद जैसे 6G है जो अभी आगाज हमारे विश्व में शुरू हो चुका है, आने वाले समय में वो भी होगा, तो मैं मान के चलता हूं इसका आपका भरपूर फायदा आपका ही होगा। जी तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टाइम में, क्यों? जी। इंटरनेट स्टेबल नहीं है। अगर इंटरनेट स्टेबल नहीं है गांव में या आपका जिस फंक्शनल एरिया में, तो उसमें IoT भी आपको कुछ मदद नहीं कर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। दूसरी जी, चीज, IoT जो डिवाइसेस हैं, IoT डिवाइसेस की कॉस्ट भी अफोर्डेबल होनी चाहिए। जी फिलहाल कुछ एक एरियाज हैं जहां पे आपके डिवाइसेस बहुत कॉस्टली हैं। बिल्कुल। जी, मेरा मानना है कि समय के साथ, जैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी समय के साथ कितनी आपकी सस्ती हुई, बिल्कुल। जी, आपके पुराना कंप्यूटर सिस्टम कितना कॉस्टली होता था, स्टोरेज आपकी पेन ड्राइव कितनी कॉस्टली बहुत होती, उससे costly, अंदाजा जी। लगा सकते हैं आप। जी जी जी। तो ये भी हमारे पास एक पहलू है कि क्योंकि मैंने बताया कि एक एवरेज आदमी के पास दो आज के दिन IT डिवाइसेस, और आने वाले 2-3-4 साल में ये 5 भी होने वाले हैं, बिल्कुल। ये उम्मीद रहेगी। जी, तो अफोर्डेबिलिटी, इसका मतलब वो भी हमारे पास एक issue है। चैलेंज है। जी तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। जी हम ये कहते हैं कि मेरा डेटा है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रीट में से जा रहा हूं और मेरे को सर्वेलेंस कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, पब्लिक अथॉरिटी उसको यूज कर रही है, जी लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूं ये मेरी निजता है, मेरा आपका पर्सनल है, मेरा फोटो क्यों लिया जा रहा है? बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम पे हमारे पास इस तरह के हमारे पास भी लॉज भी होने चाहिए, जी और आपका कहीं ना कहीं ये हमें एक पूरे समाज को, पूरे सभी को सेंसिटाइज करने की जरूरत है कि ये उनको किसी दूसरे पर्पज के लिए नहीं, आपकी सहूलियत के लिए। जी और उसी के मद्देनजर आपका डिजिटल आपका जो प्रोटेक्शन जी हमारे पास एक्ट आया अभी, जी DPD जो आपका जी। आपके डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा आपका प्रोटेक्शन लॉ हाँ जी। आपके 2023 में, जी तो उसका पर्पज यही है। जी क्योंकि और खासकर मैं ये कहूंगा कि आपका अगर जो सिक्योरिटी के लिहाज से क्या जरूरी है, आप ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में तो आपके काफी सारे प्रोटोकॉल्स हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। हाँ जी मैं बताना चाहूंगा कि जो फिलहाल के जो डिवाइसेस हैं, छोटे डिवाइसेस, जी इनके लिए आपके पास, हमारे पास वो प्रोटोकॉल काम आने वाले नहीं हैं। जी हमारे पास बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल की जरूरत है, ओके। वो हमारे पास प्रोटोकॉल अभी उनको दुरुस्त करने की जरूरत है, जी ये भी हमारे पास जरूरी है। और इसके अलावा अगर आप मोटे तौर पे ये मान के चलते हैं कि ये जो कंप्लीट जो डिवाइसेस हैं, जी इनके हिसाब से हमारे पास एक जो पावर कंजप्शन है, जी हम भी ये चाहें कि हमारे पास मोबाइल है, उसका पावर बैंक कभी खत्म ना खत्म हो। ना हो। जी बिल्कुल। अब हम छोटे डिवाइसेस की बात करते हैं जो रिमोट में काम करता है, लेकिन रिमोट में हमारे पास व्यवस्था क्या है? जी या तो छोटी बैटरीज हैं। बैटरी सेल्स। हाँ जी अब वो बात बताएं कि अगर बैटरी को पावर बैकअप देने का कैसे काम होगा? जी तो ये भी सबसे बड़ा एक चैलेंज चैलेंज है है। कि जो एक्चुएटर्स हैं, जो सेंसर्स हैं, जो हम IoT डिवाइसेस हैं, जी। जो जहां जहां पे आपको दूर दराज आपको चीजें मैनेज करनी हैं, जी उनके लिए एक पावर जी अवेलेबिलिटी भी एक बड़ा चैलेंज है। आप ये कहोगे कि दूर दराज ऐसी लोकेशन के ऊपर, जंगल के अंदर पावर पहुंचेगी कैसे? जी तो बिल्कुल। ये भी हमें बहुत देखने की जरूरत है कि निसंदेह IoT एक बहुत शानदार हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। जी उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, लेकिन वो ऐसे चैलेंजेस नहीं है जो Overcome जिनको नहीं हो हम सकते। ओवरकम नहीं कर सकते। बिल्कुल। समय के साथ मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो इनिशिएटिव और लेंगे, और जो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लाइक MDU जो और इनिशिएटिव लेंगे, हम बहुत आगे बढ़ेंगे। जी, तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं और चैलेंजेस उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे थे आज टेक्नोलॉजी के रूप में, डिवाइसेस के रूप में, आज डॉक्टर गिल की डिस्कशन से एक वो सिंपल जो चीज़ों की हमें टर्म्स नहीं पता थी, उनके मीनिंग्स नहीं पता थे, अब हम उनको जोड़ के समझ सकते हैं कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, ये साइंस फिक्शन जैसी लाइफ जो हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। प्लस करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत हैं और किस तरह से इस फील्ड में जाया जा सकता है।
आज हर बच्चे का होल्ड है स्मार्ट डिवाइसेस पे और हर बच्चा टेक्नोलॉजी से रूबरू है, जानता है और उससे फ़ायदा उठा सकता है अपनी करियर, अपनी एम्प्लॉयबिलिटी, अपनी बेटर लाइफ के लिए। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब की नॉलेज हमारे व्यूअर्स के काम भी आएगी और इसकी यूटिलाइजेशन भी होगी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आके हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, आज IoT पे विज्ञान जगत में इतना ही। इसके बाद फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। थैंक यू।